रशिया ने यूक्रेन पर 24 फरवरी को अपना हमला शुरू किया। 2 दिन बाद यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने ट्वीट करके टर्की को शुक्रिया कहा कि आपने रशिया के वॉरशिप्स के लिए ब्लैक सी का रास्ता बंद कर दिया है। टर्की ने इसका जवाब दिया कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया है। फिर 1 मार्च को टर्की ने एक्चुअली में ब्लैक सी का रास्ता बंद कर दिया और रशिया और यूक्रेन दोनों को अपने इस फैसले का लिहाज रखने को कहा। टर्की में रशिया और यूक्रेन के बीच पीस टॉक्स भी हुई। अगर देखा जाए तो टर्की इस रीजन में एक बहुत अहम प्लेयर है और इसकी वजह है उसका ब्लैक सी के रास्तों पर कंट्रोल। ब्लैक सी ऐसे देख के लगती है जैसे ये चारों तरफ से ज़मीन से घिरी है, पर यह बिल्कुल गलत है। ब्लैक सी मेडिटेरेनियन सी से जुड़ती है मारमारा सी के ज़रिए। बॉस्पोरस स्ट्रेट ब्लैक सी को मारमारा सी से जोड़ता है और डार्डेनेल्स मारमारा सी को मेडिटेरेनियन सी से। समंदर के रास्ते ट्रेड करना सबसे आसान है और ट्रेड से जुड़ी है इकोनॉमी, और ब्लैक सी से सटे मुल्कों को बाहर की दुनिया से ट्रेड करने के लिए इन्हीं टर्किश स्ट्रेट्स से गुजरना होता है कि ये स्ट्रेट्स टर्की को ना ही सिर्फ इन मुल्कों की इकोनॉमी पे बल्कि इनके नेवल डिफेंस पे भी बहुत ज़बरदस्त लेवरेज देते हैं। ब्लैक सी के नॉर्थ में है रशिया। रशिया के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि बहुत बड़ी कोस्ट लाइन होने के बावजूद इसके पास कोई ऐसा पोर्ट नहीं है जिसमें साल भर बिना किसी रुकावट के शिप्स आ जा सकें। इसके पास आर्कटिक सर्कल में और ईस्ट में पोर्ट्स तो हैं, पर वो साल के 6 महीने जमे रहते हैं और आइस ब्रेकर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है इन पोर्ट्स को यूज़ करने के लिए। रशिया के वो पोर्ट्स जो जमते नहीं हैं, जो साल भर इस्तेमाल हो सकते हैं, वो हैं ब्लैक सी के किनारे पे। तो दुनिया से जुड़ने के लिए, ट्रेड करने के लिए रशिया के शिप्स को टर्किश स्ट्रेट्स से ही गुजरना पड़ता है, जो रशिया के लिए बहुत ही नासाज सिचुएशन है। रशिया की इकोनॉमी के लिए ब्लैक सी के पोर्ट्स ऑक्सीजन जैसे हैं। टर्किश स्ट्रेट्स तो हैं ही, पर ख़ुद रशिया में अगर कोई वोल्गा गैप को बंद कर दे तो इस ऑक्सीजन सप्लाई को बहुत आसानी से काट सकता है। ऑयल के ख़जानों से भरा कॉकसस जो है वो भी रशिया के हाथ से जाता रहेगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी ने ऐसा ही करना चाहा था। 2014 में ही रशिया ने क्राइमिया पे इंटरनेशनल कानूनों को धता बताते हुए कब्ज़ा कर लिया। इस पर कब्ज़ा करके जैसे रशिया को सांस में सांस ली। क्राइमिया रशिया के लिए इतना ज़रूरी है कि उसने वहाँ की आबादी को ही बदल डाला। स्टालिन ने क्राइमियन टाटार्स, जो कि क्राइमिया के नेटिव्स थे, उनको ट्रेनों में रातों रात भर के साइबेरिया भेज दिया, लाखों की तादाद में। एथनिक क्लिनजिंग की वहाँ की, और वहाँ पे रशियंस को लाके बसा दिया। क्राइमिया के ईस्ट में है सी ऑफ अज़ोव। ये ब्लैक सी से जुड़ती है स्ट्रेट ऑफ कर्च से। यहाँ पे रशिया ने एक ब्रिज बनाया है जो रशिया को क्राइमिया से जोड़ता है। इसको उसने नीचा बनाया है जिससे इस सी में बड़े जहाज़ ना जा सकें। अगर हिस्ट्री देखें तो रशियन एम्पायर और ऑटोमन एम्पायर के बीच 12 जंगें हुई। इन्हें रसो टर्किश वॉर्स कहा जाता है और ये कॉन्फ्लिक्ट इनके बीच कुल मिलाकर के 300 सालों तक चला। क्राइमिया क्राइमियन खानेट के पास था। ये क्राइमियन टाटार्स थे और इनको उस्मानी सल्तनत का सपोर्ट था। उस्मानियों का नेवी का जो बेस था वो क्राइमिया था और यहाँ से वो रशिया को हमेशा दबाव में रखते थे। वहीं तीसरी ताकत इस खत्ते में पोलिश लिथुआनियन कन्फेडरेशन थी। इनके और रशियंस के बीच भी कई बार जंगें हो चुकी थीं। इनकी लड़ाई उस्मानियों से भी थी। उस्मानियों का यूरोप में दबदबा बढ़ता देख करके उनके ख़िलाफ़ एक होली लीग बनी थी। पोलैंड और रशिया ने जब देखा कि यूक्रेन में उस्मानियों का दबदबा बढ़ रहा है तो उन्होंने आपस की चलती आ रही लड़ाइयों को बंद किया और 1686 में एक पीस ट्रीटी साइन की, जिसे कहा जाता है परपेचुअल पीस, हमेशा रहने वाली पीस। इसमें रशिया ने होली लीग को ज्वाइन कर लिया और इसके बदले उसे यूक्रेन का ईस्टर्न हिस्सा मिला और कीव भी उसे तभी मिला। यूरोप की इस यकजहती का फ़ायदा रशिया को मिला जब उसने आखिरकार अज़ोव सी को अपने कब्ज़े में ले लिया। 1770 में
उसने उस्मानियों को क्राइमिया से भी भगा दिया। इससे इस खत्ते का पावर बैलेंस पूरी तरह से बदल गया। आगे चल कर के रशियन एम्पायर ने ब्लैक सी के नॉर्थ और ईस्ट कोस्ट के इलाकों पर कब्जा कर लिया। वर्ल्ड वॉर वन के दौरान 1915 में ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया के बीच एक ट्रीटी हुई जिसे कॉन्स्टेंटिनोपल एग्रीमेंट कहा जाता है। इसमें टर्किश स्ट्रेट्स का कंट्रोल रशिया को देने की बात हुई थी, पर ऐसा हो न सका क्योंकि डार्डनल्स कैंपेन पूरी तरह से फ्लॉप हो गया। 1936 में मॉन्ट्रो कन्वेंशन के ज़रिए टर्किश स्ट्रेट्स के ऊपर एक एग्रीमेंट हुआ था। इसके तहत अमनो अमान के दौर में मर्चेंट शिप्स को पूरी आज़ादी मिली थी कि वो इन स्ट्रेट्स का इस्तेमाल कर सकें, पर जब भी टर्की को कोई ख़तरा लगे तो उसे ये आज़ादी दी गई थी कि वो इन स्ट्रेट्स को बंद कर सके। वो इन स्ट्रेट्स को जंग के दरमियान भी बंद कर सकता था। 100 बात की एक बात ये है कि इन स्ट्रेट्स को जो कंट्रोल करेगा वो ब्लैक सी का किंग मेकर होगा, और फ़िलहाल वो टर्की है।